अच्छा, इस पूरे मॉडल के सभी वर्ड्स को, सभी कीवर्ड्स को अगर याद करने का मैं बताऊं आपको, कैसे याद करेंगे इसको हम? डिटर्मिनेंट्स मतलब वो चार बातें, वो चार काम जो करने ही होंगे ताकि दो बेहतरीन रिजल्ट मिले। इन्हें कंबाइंड तौर पे बोलेंगे डायमेंशन। उन चार कामों को करने के लिए आपको पहले से स्टैंडर्ड सेट करने होंगे। अगर स्टैंडर्ड को अचीव कर लिया तो आपको मिलेगा रिवॉर्ड। यह है आपका बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर और सीए फाइनल में कॉस्टिंग सब्जेक्ट का फैकल्टी। यह एक यूट्यूब वीडियो सीरीज है जिसके अंदर हम सीए फाइनल, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के सब्जेक्ट से सभी की सभी थ्योरीज, मॉडल्स बहुत ही डिटेल में यहां पर इस वीडियो सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडीज को भी इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, जिसके 2 लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर डल चुके हैं। इस चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 3 है और पहले 7 चैप्टर ऑलरेडी यूट्यूब पर डल चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार आप जाकर उनको देखिए। आपको मॉडल्स के पीछे के रीजन, मॉडल कैसे बनते हैं, किसने बनाए, क्यों बनाए, सारी बातें समझ में आएंगी बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और किस प्रकार से इन मॉडल्स का इस्तेमाल एक कंपनी करती है अलग अलग बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस यूट्यूब वीडियो सीरीज को। तो आप स्टडी मैट निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर 8.18, 8.18 पेज नंबर, और 7वें मॉडल का नाम है परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल। परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल, परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल। करें शुरू। देखिए, आज इस लेक्चर के अंदर हम परफॉर्मेंस पिरामिड एंड परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल दोनों पढ़ेंगे। तो इन्हें पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको पिक्चर दिखाना चाहता हूं, एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। एक बार वीडियो चालू करते हैं और दिखाता हूं आपको कैसा होता है परफॉर्मेंस, कैसा होता है पिरामिड और कैसा होता है प्रिज्म। तो देखिए, ये जो आ रहा है ये आपका है प्रिज्म, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको प्रिज्म, ये आपका प्रिज्म है। ये आपका है सन यानी कि सूर्य। जब सूर्य से प्रिज्म पे रोशनी पड़ती है ना, तो देखो यहां से रोशनी जा रही है अंदर, रोशनी जा रही है अंदर, और ये रोशनी आगे फेंक रहा है उसको निकाल कर। तो देखो यहां पर सिर्फ एक सिंगल रे थी और यहां पर मल्टीपल हो गया, रेड, येलो, ग्रीन। तो देख रहे हैं आप, सिंगल रोशनी की तार एक तरीके से गई और उसके बाद मल्टीपल फोकस के रूप में वो रोशनी बाहर निकली। तो इसकी मदद से हम समझेंगे परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल को, जो कि आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। और इसके बाद है परफॉर्मेंस पिरामिड। तो पिरामिड भी देख लेते हैं कि पिरामिड कैसा होता है। ये देखिए, देखा आपको पिरामिड? ये देखिए, ये है आपका पिरामिड। तो देख रहे हैं आप, तिकोना सा पहाड़ है कुछ, तिकोना सा पहाड़ है कुछ। तो इन 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है 2 अलग अलग मॉडल्स को समझाने के लिए। एक का नाम है परफॉर्मेंस पिरामिड, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, और एक पढ़ेंगे परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल। तो परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस, कैसा एक एंटिटी परफॉर्म कर रही है उसको मेजर करें एंड इवेल्युएट करें, बेसिकली कंपेयर करें कैलकुलेट करने के बाद। तो परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल कुछ बातें बोलेगा जिनको अगर एंटिटी इंप्लीमेंट कर ले तो फायदा होगा, और परफॉर्मेंस पिरामिड और प्रिज्म दोनों ही ऐसी कुछ बातें बोलेंगे जिनको अगर एंटिटी इंप्लीमेंट कर ले तो फायदा होगा। इन मॉडल को समझाने से पहले आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा इन दोनों ही मॉडल्स के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस पिरामिड की। परफॉर्मेंस पिरामिड की, तो आपने ये देखा परफॉर्मेंस पिरामिड, मैंने आपको दिखाया कि यह है पिरामिड, और आपको वीडियो भी दिखाई जिससे आपके मन में एक इमेज बनी, आप समझेंगे पिरामिड होता क्या है। हालांकि कुछ लोग यहां पर घूमने भी कभी ना कभी गए होंगे, अच्छा, पिरामिड के बारे में कुछ जानकारी है, कुछ बातें हैं जो मैंने सुनी है और आपने भी सुनी होंगी। ऐसा कहते हैं कि ये जो पिरामिड होते हैं ये स्पेशली बनाए जाते थे, किसके लिए? पुराने जमाने में राजाओं के मर जाने के बाद राजाओं के लिए। और ऐसा माना जाता था
कि जो राजा मर गया है, जो राजा एक्सपायर हो गया है, उसकी एक ममीज बनाकर इस पिरामिड में अगर रख दो, इस पिरामिड में अगर रख दो, तो उनकी आत्मा सीधे चांद तारों के रूप में आपको दिखती रहेगी पृथ्वी से। समझ गए बात को? तो ये एक बात है जो इन पिरामिड को लेकर मशहूर है। तो ये पिरामिड बनाने का रीजन ये था, और ये पिरामिड बनाए गए पिरामिड होते हैं, ये बनाए गए पिरामिड हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो कहानी है ये पहले जमाने की है। पहले के जमाने में ऐसा मानते थे कि अगर किसी साम्राज्य का राजा मर गया है तो उसको, उसकी बॉडी को ममीज के रूप में बनाकर, मतलब उसके ऊपर केमिकल या बाकी चीजों को लगाकर उसकी बॉडी को अगर इस पिरामिड के अंदर रख दें, इसमें जाने आने की जगह होती है, इसमें रख दें, तो ऐसा माना जाता था पहले के जमाने में कि वो राजा की आत्मा जो है वो चांद तारे बनकर ऊपर से जो उनके एरिया के जो लोग हैं उनको दिखेगी और राज्य को सेफ रखेगी, दुश्मनों से बचाएगी, ऐसा माना जाता था। ये सच है कि नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता था। तो इसीलिए ये पिरामिड ऐसे बनते थे, और ये इसीलिए ये पिरामिड ऐसे बनाए जाते थे। यानी कि ये जैसे धरती से कोई रहा तो धीरे 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 मिलते हुए उसका मिलन परमात्मा से हो गया, यानी कि आत्मा का मिलन परमात्मा से। परमात्मा तो ऊपर ही है, और ऐसा माना जाता था कि उनकी आत्माएं चांद या तारे ये बनकर जो शासन है उसके लोगों को प्रोटेक्शन दिया करती थी, उनको सेफ रखा करती थी। तो शायद इसी कहानी के बारे में कभी ना कभी क्रॉस एंड लिंच ने भी सुना होगा। ये एक नाम है, क्रॉस एंड लिंच। कभी ना कभी इन्होंने भी सुना होगा इस नाम के बारे में, पिरामिड के बारे में। इसीलिए इन्होंने अपने मॉडल को बनाने के अंदर इस नाम का इस्तेमाल कर दिया और इसे नाम दे दिया परफॉर्मेंस पिरामिड। इन्होंने पिरामिड की शेप में एक चीज बना के दिया आपको, जो दिख रही है इस टाइम पर आपको स्क्रीन पर, परफॉर्मेंस पिरामिड। तो ये हो गया जी इनका परफॉर्मेंस पिरामिड। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तिकोना, है ना? तो इसीलिए पिरामिड की शेप में है, इसीलिए इसको बोल दिया गया परफॉर्मेंस पिरामिड। अब इसका इस्तेमाल इन्होंने कैसे किया और कैसे इस मॉडल के अंदर कुछ ऐसी बातें कही इन्होंने जिसका इंपैक्ट कंपनी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में एंटिटी कर सकती है। तो देखिए कुछ बातें आपको पहले पूछता हूं इस मॉडल को समझाने से पहले। अच्छा, कंपनी को अगर अपने विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, क्या करना पड़ेगा? उसको चाहिए मार्केट में सक्सेस, उसको चाहिए फाइनेंशियल सक्सेस। फाइनेंशियल सक्सेस मतलब हाई प्रॉफिटेबिलिटी, हाई सेल्स, हाई मार्केट शेयर, और मार्केट में सक्सेस का मतलब है अच्छी मार्केटिंग, गुड मार्केट शेयर। अच्छा, ये सब काम करवाने के लिए, ये सब काम हो जाए, ऐसा हो जाए, इसके लिए क्या काम करने होंगे? तो कुछ काम करने पड़ेंगे, जैसे कस्टमर के सेटिस्फैक्शन में इंप्रूवमेंट आते रहना चाहिए, कस्टमर को मिलने वाली क्वालिटी बढ़ती रहनी चाहिए, है ना? और कभी भी कोई नई डिमांड कोई कस्टमर करता है या मार्केट में कोई नई डिमांड आती है, कोई नई रिक्वायरमेंट आती है, तो एंटिटी इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि तुरंत उस चीज को प्रोड्यूस करके मार्केट में लॉन्च कर दे। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए एंटिटी के पास? एक फ्लेक्सिबिलिटी, है ना? अच्छा, और कॉस्ट को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? वेस्टेज को कम करो, प्रोसेसिंग टाइम को कम करो, है ना? प्रोसेसिंग टाइम को कम करो। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें एक बिजनेस को करनी चाहिए ताकि बिजनेस में इंप्रूवमेंट आए, उसकी परफॉर्मेंस में इंक्रीज हो। तो बताइए जरा, ये सारी बातें क्या आप ऑलरेडी जानते नहीं है? ये सारी बातें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये सारी बातें ही इस परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल के अंदर कही गई। यानी कि बात वही, मॉडल नया, वही बात बोलता है ये मॉडल, बस बात तो पुरानी है बट नए तरीके से बोल रहा है। इसने एक पिरामिड बना दिया, समझे बात को? एक पिरामिड बना दिया और नाम दे दिया परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल। क्रॉस एंड लिंच की मोहर लग गई उसके ऊपर। 1991 में उन्होंने इस मॉडल को बनाया। तो अगर आप भी ऑब्जर्व करोगे बिजनेस को, ऑब्जर्व करोगे एंटिटी के वर्क करने के तरीके को, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला कोई ना कोई तरीका आपके मन में जरूर आएगा। और उस तरीके को अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट करके
लिख दिया और उसके ऊपर कोई हेडिंग डाल दी तो बन गया वो मॉडल जिसे आपने बनाया है। तो फिर हो सकता है आज के 25 साल बाद, 30 साल बाद आपके द्वारा लिखा गया वो मॉडल भी उस टाइम के स्टूडेंट अपनी बुक्स के अंदर पढ़ रहे हो। समझ में आती है ना बात? कैसे बनता है ये मॉडल, क्या होता है ये, क्या इसके पीछे रीजंस होते हैं। चीज वही है लेकिन तरीका नया है। चीज वही है लेकिन तरीका नया है। तो यह परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल पिरामिड के शेप में है। ये बात समझ में आती है? अच्छा, यहां पर 4 लेवल हैं। यहां पर 4 लेवल है। सबसे पहला लेवल है कॉर्पोरेट विजन लेवल, जिसको हम टॉप लेवल भी कहते हैं। जिसको हम टॉप लेवल भी कहते हैं। यहां पर क्या होता है जी? सबसे पहले एंटिटी अपने विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव को यहां पर डिफाइन करती कि एंटिटी को आखिर बनाया किस लिए गया है, क्या इसके उद्देश्य है, किन चीजों पर फोकस करना है आगे। तो यह है लेवल 1 टॉप लेवल। उसके बाद है लेवल 2। इस लेवल 2 को बिजनेस लेवल भी कहते हैं। इसे लेवल 2 कह लीजिए या फिर बिजनेस लेवल कह लीजिए, एक ही बात है। इसमें है 2 चीजें, मार्केट एंड फाइनेंशियल। इसका मतलब क्या है? लेवल 1 को लेवल 2 से आपस में रिलेट करने की कोशिश करो। इसका मतलब क्या है कि एंटिटी को अगर अपने विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो उसको मार्केट रिलेटेड सक्सेस चाहिए, उसको फाइनेंशियल रिलेटेड सक्सेस चाहिए। अच्छा, यह है लेवल नंबर 3। लेवल नंबर 3 को ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल। अच्छा, यहां पर क्या क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अच्छा, मार्केट को और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को आपस में लिंक करके सोचो क्या मीनिंग निकलता है। अच्छा, मार्केट रिलेटेड सक्सेस अगर चाहिए तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ना चाहिए। मार्केट रिलेटेड सक्सेस अगर चाहिए तो एंटिटी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। क्यों? जैसे ही मार्केट में कोई नई रिक्वायरमेंट आए, नई प्रकार की कोई डिमांड आए तो तुरंत एंटिटी उस डिमांड को फुलफिल करने में सक्षम हो, इतनी फ्लेक्सिबल हो। एक एग्जांपल देता हूं मैं और उससे आपको पता पड़ेगा फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है। जैसे जियो कंपनी लेकर आई फाइबर इंटरनेट और ये सीधे 4G सर्विसेज को लेकर आ गए, सीधे 4G। एयरटेल, आइडिया 2G और 3G बेच रहे थे, सीधे क्या लेकर आ गए लोग? 4G सर्विसेज। अब जियो कंपनी ने क्या किया? शुरुआत में सिम फ्री में बांटी। एक आधार कार्ड पर 8 सिम ले जाओ। लोगों को लगा फ्री में डेटा मिल रहा है, सिम लेकर आ गए। उसके बाद अब 4G वाले इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए आपको 4G कंपेटेबल मोबाइल चाहिए। लोगों ने मोबाइल खरीदा। अब धीरे धीरे लोग इस 4G इंटरनेट को इस्तेमाल करने लगे और इनकी हैबिट बन गई। अब कस्टमर की नई रिक्वायरमेंट क्या आ गई मार्केट के अंदर? 4G इंटरनेट चाहिए। ऐसे में एयरटेल कंपनियां और एयरटेल आइडिया कंपनी उनको 4G इंटरनेट दे पाने में सक्षम नहीं है। यानी कि वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि 4G इंटरनेट अभी दे पाए। उसके पीछे रीजन ये है कि इन 4G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए एक अच्छा खासा फंड इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत मोटा खर्चा करना पड़ता है। और ये जो कंपनीज हैं एयरटेल, आइडिया, ये ऑलरेडी 2G और 3G के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। अब नया फिर दोबारा से एक नया हैवी इन्वेस्टमेंट 4G के लिए कर पाना इनके लिए संभव नहीं है। तो समझ गए बात कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा, फाइनेंशियल के नीचे भी 2 बातें हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी है और प्रोडक्टिविटी भी है। अच्छा, फाइनेंशियल के नीचे फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी मतलब है अगर पहले 1 घंटे के अंदर 100 पेन बना करते थे तो ऐसा कुछ करो कि 1 घंटे के अंदर 150 पेन बने, 200 पेन बने, यानी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ। पहले 1 घंटे में कॉस्टिंग के 2 क्वेश्चन किया करते थे, तो अब ऐसा कुछ करो कि 1 घंटे में कॉस्टिंग के 3 क्वेश्चन करो, 4 क्वेश्चन करो, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ। तो ये था लेवल 3। इसके बाद है लेवल नंबर 4 और इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल लेवल।
डिपार्टमेंटल लेवल। अब लिंक करो जरा कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को क्वालिटी से और डिलीवरी से। क्या समझ में आती है बात? अगर कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है तो उसे हाई क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करने होंगे और डिलीवरी ऑन टाइम होनी चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी को लिंक करो साइकिल टाइम से और वेस्ट से। इसका मतलब है साइकिल टाइम कम होना चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम कम होना चाहिए, वेस्ट कम होना चाहिए। तो लेवल 4 भी हमने पढ़ लिया। अच्छा, लेवल 4 के नीचे लिखा ऑपरेशंस। इसका मतलब है ऊपर वाले सारे काम करने होंगे तब जाकर एक दिन कंपनी का विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव कंपनी अचीव कर लेगी। तो देखा आपने कैसे पिरामिड की शेप में बताया। सबसे पहले टॉप पर क्या? एम, ऑब्जेक्टिव। फिर उसको तोड़ा 2 लेवल्स के अंदर, मार्केट सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस। फिर 3 में तोड़ दिया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। फिर 4 में तोड़ दिया, क्वालिटी, डिलीवरी, साइकिल टाइम एंड वेस्ट। एग्जाम में अगर परफॉर्मेंस पिरामिड के ऊपर सवाल आ जाए तो यह पिरामिड बनाना बहुत जरूरी है। इससे पेपर चेक करने वाले व्यक्ति के मन में एक इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि आपको पूरे के पूरे नंबर देके जाएगा। अच्छा, लेवल 1, 2, 3, 4 को याद करने का एक तरीका और भी है। स्टूडेंट गड़बड़ कर सकते हैं, लेवल 1 को नीचे कर दे, लेवल 2 को ऊपर। तो देखो यहां पर 4 बातें कही गई तो ये हो गया लेवल 4। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं। यहां पर 3 बातें कही गई, लेवल हो गया 3। यहां पर 2 बातें कही गई, लेवल हो गया 2। और यहां पर 1 बात कही गई, लेवल हो गया 1। समझ में आती है जी बात? अच्छा, एक खास बात जरा ध्यान देना। इस पूरे पिरामिड को अगर मैं 2 पार्ट में तोड़ दूं तो यह है आपका लेफ्ट हैंड साइड। एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इस एरिया को मैं क्या बोल रहा हूं? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट में आ रहा है। अच्छा, इसे मैं क्या बोल रहा हूं? राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट में आ रहा है। तो जरा नीचे देखो, लेफ्ट हैंड साइड को बोला गया एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस, यानी कि ये सारी बातें इंडिकेट करती है कि एक्सटर्नली कितना इफेक्टिव लेवल पर एंटिटी काम कर रही है। क्वालिटी में इंप्रूव हो रहा है, एक्सटर्नली अच्छा काम कर रही है। डिलीवरी टाइम कम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, मजा आ गया। और यह इंटरनल प्रोसेसिंग टाइम कम हो रहा है, बहुत अच्छी बात। वेस्ट कम हो रहा है, बहुत अच्छी बात। तो देख रहे हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस, राइट हैंड साइड को इंटरनल इफेक्टिवनेस। तो यह है आपका परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल। कैसा लगा? क्या इस मॉडल ने कोई नई बात कही? नहीं, बात तो वही कही, नए तरीके से कही, बस ये फर्क है। तो ये था परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल। समझ में आई बात? ये बात आप ऑलरेडी जानते थे। क्या परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल को आप अपनी स्टडीज में इंप्लीमेंट कर सकते हो? हाँ जी, कर सकते हैं। 4 लेवल बनाओ। सबसे पहले ऊपर टॉप लेवल डिसाइड करो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सर पास होना, क्वालिफाई कर जाना, रैंक लाना, टॉप करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसको फिर 2 पार्ट में तोड़ दो। सेकंड लेवल पर आपको चाहिए 2 प्रकार की सक्सेस। एक तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आपको बात समझ में आई, और एक है एग्जाम लेवल पर कि एग्जाम में क्या लिख रहे हो आप। ध्यान देना, स्किल मतलब आपको बात समझ में आ गई। अगर इन मॉडल्स को आप समझ गए प्रैक्टिकली कैसे यूज होते हैं तो ये आपकी स्किल है। ये वो चीज है आपके अंदर जो बाकियों में शायद ना मिले किसी भी एंटिटी को। तो कल को जब कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे और आपने इस पिरामिड का वहां पे जिक्र कर दिया, आपने सिर्फ नाम तक बोल दिया कि सर परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल कंपनी में इंप्लीमेंट करके हम फोकस कर सकते हैं कि कस्टमर की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आए, कस्टमर के डिलीवरी टाइम में कमी आए, प्रोसेसिंग टाइम में कमी आए और वेस्टेज में कमी आए। ये सब काम करके हम धीरे धीरे पिरामिड के हिसाब से ऊपर बढ़ते हुए कंपनी के विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। आपकी इतनी सी बात सुनकर ही इंटरव्यूअर एक्सप्रेस आपसे इंप्रेस हो जाएगा और वो बोलेगा कि सर मजा आ गया। समझ में आती है बात? तो यह परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। इसके अब अगले पेज पे आ जाइए आप। 8.25 देखो, 8.22 पर बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल दिख रहा है आपको। इसे करेंगे अभी बाद में, पहले कर लेते हैं परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल। और पेज नंबर 8.25 पे आ जाओ। पेज नंबर 8.25
5। ये आ गया जी परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल। वैसे मॉडल नंबर 9 है। अच्छा, परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं दोबारा से वीडियो। ये देखिए जी, ये है प्रिज्म। ध्यान देना जरा, ये है प्रिज्म, दिख रहा है आपको प्रिज्म। आपको विजुअलाइज इस वीडियो से हो जाना चाहिए कि आखिर ये प्रिज्म होता कैसा है। एक प्रकार से अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी पिरामिड ही है, बट ये ट्रांसपेरेंट है। एक शीशे का पिरामिड ही है बट ये ट्रांसपेरेंट है, इसको बोल दिया प्रिज्म। ऐसा क्यों बोला भाई? जैसे एक पिरामिड है वो ट्रांसपेरेंट है, उसे बोल दिया प्रिज्म। अगर मैं एक तरफ से रोशनी मारूंगा, उस पर टॉर्च लूंगा और रोशनी मारूंगा, तो यहां से जो रोशनी जाएगी इसके अंदर, जब उस तरफ से बाहर निकलेगी, सामने की तरफ से रोशनी बाहर निकलेगी, तो वो रोशनी फैलकर बाहर निकलेगी। कहने का मतलब यहां से गई एक प्रकार की रोशनी और वहां से आई मल्टीपल प्रकार की रोशनी बाहर। तो इस प्रिज्म वर्ड का इस्तेमाल किया है परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल के अंदर। इसे किसने लिखा? नीली एंड क्रिस एडम्स। नीली एंड क्रिस एडम। तो यह है आपका परफॉर्मेंस प्रिज्म। इन्होंने ये प्रिज्म बना के दिखाया आपको। एग्जाम में आएगा तो ये प्रिज्म आपको बनाना चाहिए। इसके अंदर इन्होंने 5 बातें बोली हैं। एक है स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, एक है प्रोसेस, एक है स्ट्रेटेजीज, एक है कैपेबिलिटीज और एक है स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन। और ध्यान देना जरा, ये जो एरो है ये रोशनी को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर प्रिज्म में एक तरफ से स्टेक होल्डर अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे, स्टेक होल्डर अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे, तो बाहर जब निकलेगी रोशनी, यानी कि जब उसका इंपैक्ट पड़ेगा तो बाकी सब पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा और आउटपुट अलग अलग आएगा। यानी काम किया एक प्रकार से, रोशनी गई एक प्रकार की, जब आउटपुट आया तो रोशनी थी मल्टीपल प्रकार की, अलग अलग तरीके की। तो ये हो गया प्रिज्म मॉडल। इसको मैं समझाता हूं आपको, आपको बात समझ में आएगी। इसके अंदर इन्होंने 5 बातें बोली और जिसके अंदर इन्होंने बोला कि हम बताते हैं कि एंटिटी को क्या करना चाहिए, स्टेक होल्डर को क्या करना चाहिए, वो हमसे क्या चाहते हैं, इस बात को सोचना पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने बोला स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू फोकस ऑन हु आर द स्टेक होल्डर्स। देखो यहां पर शेयर होल्डर नहीं लिखा है, यहां पे लिखा है स्टेक होल्डर्स। व्हाट आर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ स्टेक होल्डर। तो सबसे पहला काम क्या है? मालूम करना कि कौन कौन हमारी कंपनी में स्टेक होल्डर है और उसकी नीड क्या है, वो चाहता क्या है हमसे। तो आपको मालूम पड़ेगा कि एंटिटी के अंदर सबसे पहला जो स्टेक होल्डर होता है वो होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या चाहता है हमसे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या चाहता है हमसे? सिक्योर जॉब, गुड जॉब। एक्सटर्नल में ले लेते हैं कस्टमर को। कस्टमर क्या चाहता है हमसे? क्वालिटी एंड ऑन टाइम डिलीवरी। क्वालिटी एंड ऑन टाइम डिलीवरी। ऐसे कई प्रकार के स्टेक होल्डर होते हैं जिनका एंटिटी के अंदर इंटरेस्ट होता है। तो सबसे पहली चीज जो यहां पर इन्होंने फोकस करने के लिए बोली वो थी स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। वो कौन से काम हैं जो एंटिटी को करने चाहिए ताकि वो सेटिस्फाई हो पाए। तो ये था पहला पॉइंट। अगला पॉइंट आ जाओ स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज, what are the strategies required by the organization to fulfill wants and needs of stakeholder। अच्छा, पहले में हमने क्या सोचा कि आखिर वो हमसे चाहते क्या है। दूसरे में हम क्या सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे स्टेक होल्डर चाहते हैं वो हो जाए। एग्जाम्पल के लिए आपके स्टेक होल्डर चाहते हैं अच्छा खासा मुनाफा और अच्छा खासा मार्केट शेयर, तो क्या कर सकते हैं स्ट्रेटेजी के अंदर? लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट। कंपनी ने स्ट्रेटेजी बनाई कि एक नया प्रोडक्ट अगर हम लॉन्च कर दें,
मार्केट के अंदर ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल है भी नहीं, तो इससे अच्छा खासा मार्केट शेयर में मिल जाएगा और प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये थी स्ट्रेटेजी। थर्ड पॉइंट है प्रोसेसेस। व्हाट आर द नेसेसरी प्रोसेसेस रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फाइंग द अबव स्ट्रेटेजी। यानी जो भी हमने सोचा है, जो भी हमें करना है, उस करने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए किसी एंटिटी ने बनाई स्ट्रेटेजी कि कॉस्ट को कम करना है, तो कॉस्ट को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? वैल्यू चेन एनालिसिस कर सकते हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस। टारगेट कॉस्टिंग को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए? प्रोसेसेस। चौथा पॉइंट, कैपेबिलिटीज। व्हाट कैपेबिलिटीज डज द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स फॉर ऑपरेटिंग एंड एनहेंसिंग द प्रोसेस। प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए क्या करें आप? तो भैया प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए आपको लानी पड़ेगी नई टेक्नोलॉजी, नया सॉफ्टवेयर, नया सॉफ्टवेयर। तो यह है पॉइंट नंबर 4। तो ये कैपेबिलिटीज चाहिए होंगी एंटिटी को ताकि प्रोसेसेस को इंप्लीमेंट किया जा सके। फिर इसके बाद है 5th, स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, शुरुआत कहां से हुई थी? स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन कि उनको चाहिए क्या, उनको क्या चाहिए वो तो हमने दे लिया, हमें उनसे क्या चाहिए। इट फर्दर टेक्स इनटू अकाउंट व्हाट कंट्रीब्यूशन डज द मैनेजमेंट नीड्स फ्रॉम इट्स स्टेक होल्डर। अच्छा, हम क्या चाहते हैं स्टेक होल्डर से? जैसे हम इंप्लॉय से क्या चाहते हैं? हम इंप्लॉय से चाहते हैं लॉयल्टी, हाँ, गुड वर्क, ये चाहते हैं हम इंप्लॉय से। अच्छा, हम इन्वेस्टर से क्या चाहते हैं? रिलायबल। क्यों भाई? कि कंपनी का मैनेजमेंट उस पर रिलाई कर सके कि कल को अगर हमने कोई नया प्रोसेस अप्लाई किया और बाई चांस वो सफल नहीं हुआ, तो ऐसा तो नहीं कि इन्वेस्टर अपने पैसे निकालकर भाग जाएगा, वो बोलेगा कंपनी बंद करो, मुझे मेरा पैसा दो, मेरे को नहीं चलानी कंपनी। तो मैनेजमेंट को यह बात चाहिए कि जो इन्वेस्टर है वो रिलायबल हो, यानी कंपनी का मैनेजमेंट इन्वेस्टर पर भरोसा कर सके और उसी के बाद ये इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकता है, कोई प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर सकता है, कोई भी टेक्नोलॉजी खरीद सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर खरीद सकता है। तो ये 5 पॉइंट बताने के बाद आपको लिंक करता हूं कि कैसे एक काम करने से दूसरे पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। देखो, अगर इंप्लॉय अच्छा काम कर रहे हैं, अगर इंप्लॉय अच्छा काम कर रहे हैं मतलब उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा है, उनके कंट्रीब्यूशन में कोई कमी नहीं है, तो आप उनके सेटिस्फैक्शन को अपने आप इंक्रीज कर दोगे। कैसे? जब वो अच्छे से काम करेंगे तो नए प्रोसेस को इंप्लीमेंट करेंगे, नई स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करेंगे, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जॉब सिक्योर हो गई, उनकी सैलरी बढ़ा दो, अगर टेम्परेरी वर्कर हैं तो परमानेंट कर दो, उन्हें इंसेंटिव दे दो। तो देख रहे हैं आप, तो इसलिए प्रिज्म वर्ड का यहां पर इस्तेमाल किया गया। हालांकि ये 5 की 5 बातें भी ऑलरेडी हम जानते थे, आप जानते थे, लेकिन इसको एक नए मॉडल के रूप में यहां पे दिखाया गया है और इसका नाम रखा गया परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल। तो बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कैसा लगा ये मॉडल। अब आ जाइए इसके बाद पेज नंबर 8.22। मॉडल नंबर 8, क्योंकि मॉडल नंबर 9 तो हमने कर लिया, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। ये आखिरी मॉडल है चैप्टर का। 8 मॉडल हम पढ़ चुके हैं, ये 9वां मॉडल है, मतलब 8 पढ़ चुके, 9th है, नंबर में 8 है, आखिरी मॉडल है चैप्टर का। इस चैप्टर के सारे मॉडल हम कर चुके हैं। क्या लगता है आपको कि किसी भी मॉडल को कैसे इंप्लीमेंट करना है प्रैक्टिकली? ये बात आपको समझ नहीं आई? आपको 100% हर बात समझ में आई होगी और प्रैक्टिकली आपने खूब इन मॉडल्स को इंप्लीमेंट किया भी होगा और फ्यूचर में भी इसको इंप्लीमेंट करते रहेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि बिजनेस में ही इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इनको आप अपनी स्टडीज में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो भी काम आप करते हैं वहां पर इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बात वही होती है, कहने का अंदाज और तरीका अलग होता है। इन मॉडल से आपको पता पड़ेगा, परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल और परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल घूम फिरकर कुछ बातें वही बोलते हैं जो ऑलरेडी हम जानते थे। बस यहां पर इसको याद क्यों रखना पड़ेगा? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
आपको उनके पांचों हेड प्रिज्म मॉडल के याद होने चाहिए और पिरामिड का वो पूरा पिरामिड याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो व्यक्ति पेपर चेक कर रहा है वो अपने आंसर से आपका आंसर मैच करेगा। और हो सकता है, चांसेस है, मैं ऐसा नहीं कहता कि उसे नॉलेज नहीं होगी, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इसका प्रैक्टिकल यूज शायद वो नहीं जानता हो। 0.001% कह रहा हूं, शायद वो नहीं जानता हो। तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि जो उसे सजेस्टेड आंसर में लिखा हुआ आंसर मिला है वो आंसर आपकी आंसर कॉपी से मैच कर जाए, आपको नंबर दे देगा। अब आपको समझ में आ गई बात कि जब पिरामिड बनाएंगे तो 4 लेवल 1 2 3 4 आपस में कैसे लिंक है, उसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर? एग्जाम में दे दिया आपको कि एक एंटिटी पहले इतना वेस्टेज करती थी, अब इतना वेस्टेज करती है। एक एंटिटी का पहले प्रोसेसिंग टाइम ये था, अब ये है। एक एंटिटी का डिलीवरी टाइम पहले ये था और अब ये है। पहले 8 दिन में डिस्पैच करती थी, अब 4 दिन में डिस्पैच करती है। एक एंटिटी की सेल बढ़ गई है, पहले सेल ये थी, अब सेल ये है। तो बताओ, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल, क्या इस एंटिटी ने अच्छा परफॉर्म किया है? क्या ये एंटिटी इंटरनल इफेक्टिवनेस और एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस की बातें जो परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल में कही गई हैं उस पर खरी उतरती है? यस और नो? तो सिंपल है, आपको चेक करना है। अगर सेल बढ़ रही है इसका मतलब है कस्टमर क्वालिटी बढ़ रही है। कस्टमर की कंप्लेंट्स घट रही है, इसका मतलब है कस्टमर की क्वालिटी बढ़ रही है। अगर डिलीवरी टाइम कम हो रहा है इसका मतलब है अच्छा हो रहा है, इंटरनल इफेक्टिवनेस बढ़ रही है। अगर प्रोसेसिंग टाइम कम हो रहा है, वेस्टेज कम हो रहा है, तो बेनिफिट हो रहा है। तो हां, कंपनी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इफेक्टिवनेस के ऊपर खरी उतरती है और इस कंपनी ने अच्छे से परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल को इंप्लीमेंट कर लिया है। समझ में आई बात? मैं चाहता हूं कि जो मॉडल के शब्द हैं, जो हेडिंग्स हैं, इनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करके आप देखो, आपको पता पड़ेगा कि इस मॉडल में कुछ खास बात कही नहीं है। ये वही बातें हैं जो आप ऑलरेडी जानते थे, बस कहने का तरीका नया है, लिखने का अंदाज नया है, चीज वही है। जब ये बात समझ जाएंगे तो इस मॉडल के मैटर को याद रखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आपको बात समझ में आएगी। जैसे अगर बात करूं मैं परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, ये देखिए, तो स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन उसके ऊपर डिपेंड करती है स्ट्रेटेजीज को। स्ट्रेटेजी डिपेंडेंट है प्रोसेस के ऊपर, प्रोसेस डिपेंडेंट है कैपेबिलिटीज के ऊपर, और कैपेबिलिटी डिपेंडेंट है स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो 5 बातें आपस में डिपेंडेंट है। तो देख रहे हैं, ये था आपका स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन 1 था, स्ट्रेटेजी 2, प्रोसेस 3, कैपेबिलिटी 4 और कॉन्ट्रीब्यूशन 5। तो याद करना बड़ा आसान रहेगा। एग्जाम के अंदर यही वो कीवर्ड्स हैं जिनकी मैं बातें करता हूं, स्ट्रेटेजीज, प्रोसेसेस, कैपेबिलिटीज, स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन, स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। क्योंकि जो व्यक्ति पेपर चेक कर रहा है वो हेडिंग जरूर चेक करता है, इन कीवर्ड्स को जरूर चेक करता है। अच्छा, इसके अंदर क्या लिखना है? इसके अंदर आप अपनी समझ के हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कौन सी स्ट्रेटेजी लगाएं, तो आपकी जो सेंटेंस है वो डिफरेंट हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एग्जाम्पल ले दो, लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट, तो समझ में आती है ना बात। परफॉर्मेंस प्रिज्म और पिरामिड मॉडल, और दोनों अलग अलग हैं। पिरामिड मतलब पिरामिड है और प्रिज्म मतलब प्रिज्म है। अच्छा सर, चलो भाई, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल करते हैं अब। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, अच्छा किसने लिखा पहले बताता हूं मैं आपको। फिट्जराल्ड एंड मून, फिट्जराल्ड एंड मून। तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को आप चंदा मामा मॉडल भी कह सकते हो। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को आप चंदा मामा मॉडल भी कह सकते हो। क्यों कहें सर ऐसा? ताकि आपको नाम याद हो जाए, फिट्जराल्ड एंड मून, कि इन्होंने इस मॉडल को लिखा था। तो नाम याद हो गया यहां से? हाँ जी, हो गया। इन्होंने कुछ बातें कही हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाओ आप पेज नंबर 8.24 पर। सबसे पहले बात करेंगे डिटरमिनेंट्स की, सबसे पहले बात करेंगे डिटरमिनेंट्स की, उसके बाद बात करेंगे स्टैंडर्ड्स की, और उसके बाद बात करेंगे रिवॉर्ड की। सबसे पहले बात करेंगे डिटरमिनेंट्स की,
उसके बाद बात करेंगे स्टैंडर्ड्स की, और उसके बाद बात करेंगे रिवॉर्ड्स की। दिख रहा है आपको ये चित्र, पिक्चर? डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स वो चार काम जो सफलता पाने के लिए करने ही होंगे, वो चार काम जो सफलता पाने के लिए करने ही होंगे। सर कौन से हैं वो काम? क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। डिटरमिनेंट्स मतलब वो चार काम जो सफलता पाने के लिए करने ही होंगे। पहला है क्वालिटी, दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा है इनोवेशन और चौथा है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जब ये चार काम कर लेंगे तो आपको मिलेंगे दो रिजल्ट, एक होगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और एक होगा कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। समझ में आ गई बात? आपस में लिंक कर पा रहे हैं ना कि मैं कैसे समझा रहा हूं आपको इस मॉडल को? अभी इनका मतलब भी समझेंगे हम। क्वालिटी मतलब क्या, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, इनोवेशन मतलब क्या, रिसोर्स यूटिलाइजेशन मतलब क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का क्या मतलब, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस का क्या मतलब। तो सबसे पहली बात है डिटरमिनेंट्स, वो चार काम जो करने ही होंगे ताकि दो रिजल्ट मिले। अच्छा, इनको कंबाइंड तौर पर डायमेंशंस कहते हैं, डायमेंशंस। जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो। इसी प्रकार से वो चार काम करने ही पड़ेंगे अगर दो रिजल्ट अच्छे लाने हैं तो। दो रिजल्ट मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। तो ये हो गया आपका डायमेंशंस। शुरुआत करी हमने डिटरमिनेंट से। इसके बाद हम बात करेंगे स्टैंडर्ड्स, शॉर्ट में इनको बोलते हैं KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जब आपको ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर चार काम करने पड़ेंगे तब जाके दो रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, उन चार काम को करवाने के लिए कोई स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। उस स्टैंडर्ड को बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हाँ जी एम्प्लॉय जी, 8 घंटे में 500 पेन बनाने हैं आपको, ये आपका टारगेट है। तो ये क्या हो गया? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अगर शाम में उस इंप्लॉय ने 500 से ऊपर पेन बना दिए तो आपने अपने टारगेट को बीट कर दिया है, तालियां बजेंगी आपके लिए। समझ गए बात को? अच्छा, तो स्टैंडर्ड सेट करेंगे। स्टैंडर्ड सेट करते वक्त तीन बातों का ध्यान रखेंगे, एक है इक्विटी, एक है अचीवेबिलिटी और तीसरी है ओनरशिप। इसका मतलब क्या है ये भी अभी हम समझेंगे। अभी मैं पूरे मॉडल को आपस में इंटीग्रेट कर रहा हूं ताकि आपको ये मॉडल बड़ा ना लगे, आपको समझ में आए कि कैसे एक बात दूसरी बात पर डिपेंडेंट है। तो देखो, चार काम करने पड़ेंगे ताकि दो रिजल्ट आए। डिटरमिनेंट्स, रिजल्ट, इसे बोल दिया हमने डायमेंशन। अच्छा, वो जो चार काम करने हैं उसके लिए हमें स्टैंडर्ड्स सेट करने पड़ेंगे, यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अच्छा, अगर स्टैंडर्ड्स को इंप्लॉयज ने बीट कर दिया तो क्या मिलेगा उनको? रिवॉर्ड। रिवॉर्ड से संबंधित भी हम तीन बातें करेंगे, मोटिवेशन, क्लैरिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी। इसको लिखिए क्लैरिटी, लिखा हुआ है क्लियर, हमने क्या लिख दिया? क्लैरिटी। तो समझ में आ गई बात? अच्छा, इस पूरे मॉडल के सभी वर्ड्स को, सभी कीवर्ड्स को अगर याद करने का मैं बताऊं आपको, कैसे याद करेंगे इसको हम? डिटरमिनेंट्स मतलब वो चार बातें, वो चार काम जो करने ही होंगे ताकि दो बेहतरीन रिजल्ट मिले। इन्हें कंबाइंड तौर पे बोलेंगे डायमेंशन। उन चार कामों को करने के लिए आपको पहले से स्टैंडर्ड सेट करने होंगे। अगर स्टैंडर्ड को अचीव कर लिया तो आपको मिलेगा रिवॉर्ड। यह है आपका बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। अच्छा, इसका नाम बिल्डिंग ब्लॉक क्यों पड़ा? तो आपको लगता नहीं कुछ स्ट्रक्चर में क्रिएट कर रहा हूं यहां पर, लाइक अ बिल्डिंग, कुछ चीजों में ब्लॉक कर रहा हूं कि ये चार काम कर लो, बस यही डायमेंशन है आपकी। ये चार दीवारें, इन्हीं पर पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी आपकी। ये चार काम कर लो, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। तो जिस प्रकार से मैंने बताया, आप लिंक कर पाए ना कि ये चार पिलर खड़े करने ही होंगे ताकि छत और बाकी दीवारें लगाई जा सकें। तो ये चार काम करने ही होंगे ताकि दो रिजल्ट आ सकें। पहला रिजल्ट छत वाला, दूसरा रिजल्ट साइड की दीवारों वाला, है ना? अच्छा, चार काम करने से पहले स्टैंडर्ड सेट कर देना ताकि हमें पता तो पड़े कि इंप्लॉई अच्छा काम कर रहा है कि बुरा काम कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, उसने अगर अच्छा काम किया तो उसे रिवॉर्ड दे देना, मजा आ जाएगा। उसको रिवॉर्ड मिल गया तो वो और मोटिवेट हो जाएगा। तो यह पूरा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। क्योंकि
चार काम मतलब चार पिलर, और इन चार पिलर पर ही पूरे का पूरा मॉडल टिका हुआ है, इसीलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल बोला। जैसे घर की जब बिल्डिंग बनाते हैं, जब 20 मंजिला 25 मंजिला घर बनाते हैं, तो वो चार पिलर बड़े काम के होते हैं। उन चार पिलरों के ऊपर ही वो 20 मंजिला इमारत ऐसे खड़ी रहती है, भूकंप आने पर भी नहीं हिलती। वहीं से मोटिवेट होकर चंदा मामा ने बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इसका नाम रखा है। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इसका नाम रखा है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कैसे बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के सारे वर्ड्स को, कीवर्ड्स को आप याद रखेंगे। देखिए, डिटर्मिनेंट्स मतलब वो चार काम जो करने ही होंगे ताकि दो रिजल्ट आए। वो चार काम यानी क्वालिटी पे काम करना होगा, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना होगा, इनोवेशन पे काम करना होगा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे काम करना होगा, ताकि दो रिजल्ट आए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी हो, कॉम्पिटिटर से परफॉर्मेंस अच्छी हो। इसे बोल दिया डायमेंशन। काम करने से पहले स्टैंडर्ड्स को सेट कर लेना, तो ये हो गए आपके स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स को अगर आप अचीव कर लो तो रिजल्ट रिवॉर्ड के रूप में मिलना चाहिए। समझ गए? स्टैंडर्ड्स को अगर आप अचीव कर लो तो बेनिफिट रिवॉर्ड के रूप में मिलना चाहिए। बस जी, यही है आपकी बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। अब हर वर्ड के ऊपर एम्फेसिस देते हुए हम समझेंगे कि हर वर्ड का मतलब क्या है। सबसे पहले आ गए डिटर्मिनेंट्स, मतलब वो चार काम जो करने ही होंगे ताकि दो रिजल्ट बेहतरीन आए। सबसे पहला काम इसमें क्या है? क्वालिटी। यानी कि हमें कंसिस्टेंटली कस्टमर को दिए जाने वाले गुड्स की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना होगा। क्वालिटी शुड बी जज्ड फ्रॉम आईज ऑफ कस्टमर। खुद से मत सोचो क्वालिटी कैसी है, कस्टमर से पूछो कैसी क्वालिटी है। जैसे मदर पूछती हैं, आज उन्होंने कचौड़ी बनाई है, आपको पूछा कैसी लगी? तो क्वालिटी कस्टमर से पूछो, खुद मत चेक करो। समझ गए बात को? दूसरा काम, तो क्वालिटी में इंप्रूव करना पड़ेगा। दूसरा काम है फ्लेक्सिबिलिटी। ऋतिक रोशन, यानी कि अगर कोई भी नई रिक्वायरमेंट मार्केट में आ जाती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि वो काम फटाफट से कर ले, तीसरा है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब न्यू वेज ऑफ डूइंग वर्क, काम करने के नए नए तरीके। जैसे लॉकडाउन आ गया तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर। चौथा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जो रिसोर्सेज एंटिटी के पास हैं उसको तरीके से इस्तेमाल करे, इफेक्टिवली इस्तेमाल करे, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, साइकिल टाइम कम हो, वेस्टेज कम हो। देखा आपने किस प्रकार से मैंने परफॉर्मेंस पिरामिड में सीखी गई बात को रिसोर्स यूटिलाइजेशन के अंदर मैटर लिखते वक्त इस्तेमाल किया। समझ में आ रही है बात? हां जी। तो ये चार काम करने ही होंगे ताकि दो रिजल्ट आए। पहला रिजल्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पहला रिजल्ट है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब सेल्स में इंक्रीज, प्रॉफिट में इंक्रीज, कॉस्ट में कटौती। समझ रहे हैं बात को? तो यह है पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, सेल्स की ग्रोथ में इंक्रीज। समझे बात को? पहले मैंने बोला फाइनेंशियल में सेल्स में इंक्रीज, और यहां मैंने बोला सेल्स बढ़ने की स्पीड में इंक्रीज। अगर हर साल 5% सेल बढ़ती थी तो इस साल 15% सेल बढ़ गई। इसका मतलब है वो चार काम करके ये दो रिजल्ट मिलते हैं। ये बोलती है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। तो हमने डिटर्मिनेंट्स प्लस डायरेक्शंस, जो भी कह लीजिए आप, इसकी बातें कर ली है। अच्छा, काम करने के लिए, काम करने से पहले क्या सेट करने पड़ेंगे? स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स बोले तो KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट करते वक्त तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है इक्विटी, यानी कि जो स्टैंडर्ड आप सेट करो वो इक्वली चैलेंजिंग होने चाहिए। स्टैंडर्ड्स ऐसे भी ना हो जो अचीव ना हो पाए, स्टैंडर्ड्स ऐसे भी ना हो जो तुरंत अचीव हो जाए। स्टैंडर्ड्स ऐसे हो कि जिन्हें अचीव कर पाना पॉसिबल हो, बस थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़े। जैसे आपकी प्लानिंग ऐसी भी ना हो कि 20 घंटे पढ़ूंगा, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल। और आपकी प्लानिंग ऐसी भी ना हो कि 4 घंटे पढ़ूंगा, बेकार है। आपकी प्लानिंग ऐसी हो कि 12 घंटे पढ़ूंगा और 12 घंटे के अंदर ये आउटपुट लाऊंगा, और वो 12 घंटे पढ़ना और उतना आउटपुट लाना प्रैक्टिकली संभव होना चाहिए।
प्लान आपका फिजिबल होना चाहिए, प्लान आपका चैलेंजिंग होना चाहिए, आपको मोटिवेट करे कि बस 2 सवाल और रह गए, उसके बाद मजा आ जाएगा, आज का प्लान अचीव हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है ओनरशिप। ओनरशिप मतलब जब भी कोई काम किसी को दे रहे हो तो उसको बता दो कि भैया इस काम के लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो। ओनरशिप मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिजल्ट। आप रेस्पॉन्सिबल हो। जिस दिन आप अपने आप की जिम्मेदारी लेना सीख गए उस दिन से रिजल्ट आने लग जाएंगे। आपके पेरेंट्स को बार बार आपको बोलना नहीं पड़ेगा पढ़ाई करो, आपके टीचर्स को आपको बोलना नहीं पड़ेगा पढ़ाई करो, आप खुद से पढ़ाई करोगे। आपको मोटिवेशन ढूंढना नहीं पड़ेगा, खुद से मोटिवेट रहोगे। इसे बोलते हैं ओनरशिप। तीसरा पॉइंट है अचीवेबल, यानी कि जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया अभी, 8 घंटे का पढ़ाई करने का प्लान, 10 घंटे का पढ़ाई करने का प्लान रियलिस्टिक, अचीव कर पाना पॉसिबल हो। तो ये बातें करी हमने स्टैंडर्ड्स की। अच्छा, स्टैंडर्ड्स अगर अचीव हो जाए तो रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। अच्छा, रिवॉर्ड्स तय करते वक्त 3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात है मोटिवेशन। सबसे पहली बात है मोटिवेशन। रिवॉर्ड ऐसा हो कि इंप्लॉय को टारगेट अचीव करने के बाद अगर मिले तो उसे मोटिवेट कर दे। आपने प्लान बनाया कि आज 12 घंटे पढ़ाई करूंगा, कॉस्टिंग के 30 क्वेश्चन हाथ से करके देखूंगा। शाम को जब आपने देखा कि आपने 11 घंटे में 30 क्वेश्चन कर लिए हैं तो अब क्या करूं, तो उस 1 घंटे को एंजॉय करो। आपका मनपसंद जो खाना चाहते हो वो खा लो। कहीं घूम के आना चाहते हो तो घूम के आ जाओ। हाँ, थोड़ा ध्यान रखो, आजकल मामला थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, थोड़ा सेफ्टी के साथ घूम कर आओ। तो उस 1 घंटे के अंदर आप अपने आप को इतना अच्छा रिवॉर्ड दो कि आपको अगले दिन काम करने का मोटिवेशन रहे। आपको अगले दिन काम करने का मोटिवेशन रहे। फिर अगला पॉइंट है क्लियर, यानी कि क्लैरिटी। क्लैरिटी बोले तो इंप्लॉइज को पता होना चाहिए पहले से कि अगर वो इस काम को अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड करेगा तो उसे क्या मिलेगा। उसको ये बात पहले से क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपको अगर पहले से क्लियर है कि सीए बन जाने के बाद आपको इतनी एवरेज सैलरी आराम से मिल जाएगी, तो आप चेक कर सकते हो कि अगर एक अटेम्प्ट भी रह गया तो कितना नुकसान है। तो वो नुकसान ना हो उसके लिए काम करो, अपने आप मोटिवेटेड रहोगे। अगला पॉइंट है कंट्रोलेबिलिटी। इंप्लॉइज शुड ओनली बी रिवॉर्डेड और पेनलाइज्ड फॉर द रिजल्ट ओवर विच दे हैव सम कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। यानी कि इंप्लॉय को अगर रिवॉर्ड दे रहे हो तो सिर्फ उन्हीं बातों के लिए दो जो उसके कारण से हुआ है, जो उसके कारण से हुआ है। यानी कि इंप्लॉय ने मान लो एक्स प्रोडक्ट है, इंप्लॉय ने मान लो प्रोडक्ट है एक्स, इसको सेल किया, तो चेक करो क्या ये सेल इंप्लॉय की वजह से हुई है या फिर ये सेल कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से हुई है। अगर ये सेल इंप्लॉय की कन्विंसिंग पावर की वजह से हुई है तो इंप्लॉय को रिवॉर्ड दो, यानी इंप्लॉय ने उसे कन्विंस किया और उसे रिवॉर्ड दो। लेकिन अगर ये सेल प्रोडक्ट में क्वालिटी होने के कारण से हुई है, यानी इंप्लॉय का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ऐसे में उसको रिवॉर्ड मत दो, क्योंकि उसकी सेल के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहां जाकर हमने बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, चंदा मामा मॉडल को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह मॉडल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसे याद कैसे करना है यह ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। नाम भी याद कर सकते हो, डिटर्मिनेंट्स, रिजल्ट, स्टैंडर्ड, है ना, सब कुछ आप आराम से याद कर सकते हो, डायमेंशन भी याद कर सकते हो। चलिए अब आ जाइए पेज नंबर 8.27। 8.27 ये आखिरी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, बेंच मार्किंग स्कीम। बेंच मार्किंग स्कीम मॉडल्स हमने सारे कर लिए हैं। बेंच मार्किंग स्कीम, बेंच मार्किंग मतलब कंपैरिजन। कंपैरिजन, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। एक बच्चा कैसी पढ़ाई कर रहा है, दूसरा बच्चा कैसी पढ़ाई कर रहा है, दोनों बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे के मन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। सुना है आपने? बिल्कुल सुना होगा। लेकिन अगर कंपैरिजन करने से फायदा होता है तो करना चाहिए, कंपैरिजन करने से नुकसान होता है तो नहीं करना चाहिए। यानी कि कंपैरिजन करना अपने आप में सही गलत नहीं है। कंपैरिजन से होने वाला फायदा है
तो सही है, कंपैरिजन के बाद होने वाला नुकसान है तो गलत है। तो यहां पर बोला गया बेंचमार्किंग, बेसिकली कंपेयर विद बेस्ट एंड इंप्रूव यानी पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। कंपेयर करके अगर टेंशन हो रही है तो मत करो कंपैरिजन, लेकिन अगर कंपैरिजन करने से कुछ पता पड़ा कि कुछ एरिया ऐसा है जहां पर इंप्रूव कर सकते हैं तो कंपेयर करो, फायदा होगा। आप कैसे कर सकते हो कंपेयर? यूट्यूब पर हमने कुछ वीडियोस डाली हैं जहां पर हमने अपने उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया है जो कॉस्टिंग सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आए। एक स्टूडेंट 97 मार्क्स कॉस्टिंग में लेकर आया था, उसका इंटरव्यू यूट्यूब पे डाला है हमने। उसमें तरह तरह के सवाल पूछे हैं उनसे, कितना घंटे पढ़ाई करी, कैसे पढ़ाई करी, कोई और बुक रेफर की क्या, कैसे पढ़ते थे, कैसे याद करते थे, सब कुछ। तो आपको पता पड़ेगा कि उसने ऐसा क्या किया है जो आपको करना चाहिए अगर आप नहीं कर रहे तो। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यानी अपने पढ़ने के तरीकों को उनके पढ़ने के तरीकों से कंपेयर करो। आपको मालूम पड़ेगा कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर आप थोड़ा ढीले हैं और वो थोड़ा टाइट थे। तो YouTube चैनल पर देखो आप मेरे, वो इंटरव्यू पड़ा होगा। और बीच में अभी एक स्टूडेंट का भी कॉस्टिंग में उनकी रैंक भी आई थी, रैंक 4 थी आई थिंक, तो उनका इंटरव्यू देखो, वो भी डाला YouTube पर। फाइनल के अंदर रैंक 1 एक आई थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा स्टूडेंट का, रैंक 1 थी उनकी, उनका इंटरव्यू यूट्यूब पे डाला है हमने। तो इन इंटरव्यूज को देखकर आपको सीखना क्या है? कंपैरिजन। जब उनसे हम सवाल पूछते हैं ना कि आप कितना घंटे पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, क्या स्ट्रेटेजी थी, तो आपको इस बात पे फोकस करनी चाहिए कि यार ये पढ़ता कैसे था। हर किसी की टेक्निक अलग अलग होती है। आप देखो आपको क्या उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है, और अगर सीखने को मिल रहा है तो उसे इंप्लीमेंट कर दो। मैक्सिमम रैंक होल्डर्स, टॉपर्स और एक नॉर्मल पास आउट व्यक्ति के अंदर, स्टूडेंट के अंदर एक डिफरेंस तो होता ही है, नंबर ऑफ रिवीजन। जो रैंक होल्डर है, जो टॉपर है, उनके रिवीजन ज्यादा होते हैं और एक नॉर्मल पास आउट के रिवीजन कम हो जाते हैं। वो 3 बार 4 बार रिवाइज करते हैं, 2 बार रिवाइज करते हैं, बोलते हैं हो गया सर। तो ये तो है मेन रीजन। अच्छा, पढ़ाई वो कैसे करते हैं, उनका प्लान क्या था, कॉस्टिंग सब्जेक्ट कितने दिन में रिवाइज कर लिया उन्होंने। अगर कॉस्टिंग सब्जेक्ट के सारे मॉडल्स, पूरे स्टडी मैट की बात कर दूं, अगर जैसे चैप्टर नंबर 8 चल रहा है अभी हमारा, फिर चैप्टर 9 भी चलेगा, 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा। तो अगर मैं 12 के 12 चैप्टर की वीडियोस के आवर्स को मैं जोड़ दूं तो 25 घंटे से ऊपर का नहीं होंगे, मैक्सिमम 25 घंटा बता रहा हूं। अभी तो कम भी जाता पता नहीं, क्योंकि बाकी 4 चैप्टर रिकॉर्ड होना बाकी है। तो 25 घंटे मैक्सिमम। और ये 25 घंटे कौन से 25 घंटे हैं? ये 25 घंटे वो 25 घंटे हैं जहां पर मैं डिटेल में एक एक बात को आपको महसूस करवाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मेरा फोकस सिर्फ समझाने पर नहीं है, मेरा फोकस आपको महसूस करवाने पर है। मैं चाहता हूं कि इस मॉडल को आप समझ जाओ, फील कर जाओ, आपको आपके अंदर उस राइटर की आत्मा आ जाए जिसने वो मॉडल लिखा है। तो केस स्टडी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सोचो 25 घंटे में बहुत डिटेल के अंदर जब मैं सभी चैप्टर्स के सभी मॉडल्स थ्योरीज को कंप्लीट कर सकता हूं, और एक दिन में 12 घंटे की पढ़ाई अगर लगा दूंगा आपकी, तो 2 दिन में खत्म नहीं हो गया पूरा मामला। 12 घंटे प्लस 12 घंटे, 24 घंटे में सारे चैप्टर के सारे मॉडल्स, सारी थ्योरीज कवर, along विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सोचो जब आप इसके छोटे छोटे नोट्स बना लोगे और अपनी कोई डायरी में लिख लोगे या कोई रजिस्टर में लिख लोगे, या फिर अगर आपने हमारी वो कलर थ्योरी बुक मंगवाई होगी जहां पर समरी के रूप में सब चैप्टर लिखे हैं, करीबन 180 या 190 पेज है। सोचो तो क्या उन 200 पेज को पढ़ने में आपको 2 दिन से ऊपर लगेंगे? नहीं लगेंगे। तो जो पहले रिवीजन में सिर्फ 2 दिन, दूसरे रिवीजन में 1.5 दिन, तीसरे रिवीजन में 1 दिन, अब 1 दिन के अंदर अगर सीए फाइनल, स्ट्रेटजी, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की सारी मॉडल्स, सारी थ्योरी, केस स्टडीज आप कर पा रहे हो तो डरने की क्या बात है? फिर इससे कम समय में और कैसे रिवाइज करोगे? अगर 1 दिन में ये हो गया, बाकी कॉन्सेप्ट 2 दिन में हो जाएंगे, तो 3 दिन में मामला खत्म। और टाइम दे दूं 1 हफ्ता मैक्सिमम,
मैक्सिमम एक हफ्ता। एक हफ्ते के अंदर कॉस्टिंग के सारे मॉडल, सारी थ्योरी, सारी केस स्टडी, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट बहुत आराम से रिवाइज कर पाना पॉसिबल है। पहली बार लगेगा एक हफ्ता, अगली बार लगेंगे 5 दिन, फिर उससे अगली बार लगेंगे 4 दिन। अब सोचो, 4 दिन, फिर घटते घटते 3 दिन, घटते घटते 2 दिन। तो एक टाइम यह आएगा कि एग्जाम से पहले जो टाइम मिलता है एक दिन का, उसमें आप कॉस्टिंग को 2 बार रिवाइज कर लोगे। तो आपको उस लेवल पर लेकर आना है अपनी पूरी स्टडीज को कि आप मैक्सिमम 1 वीक में एक सब्जेक्ट 100% रिवाइज कर सको। बन गई बात। रैंक लाना, टॉप करना मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा। तो यह बेनिफिट है कंपैरिजन का। कंपैरिजन मतलब बेस्ट से कंपेयर करो और इंप्रूव करो। अब बात करते हैं एंटिटी की। तो एंटिटी अपने सेम सेक्टर में भी कंपेयर कर सकती है और डिफरेंट सेक्टर में भी कंपेयर कर सकती है। कंपेयर करने का फायदा है तो करते रहो। इसी को बोलते हैं बेंचमार्किंग। तो बेंचमार्किंग कई प्रकार की होती है। सबसे पहली है कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। अपने ही सेक्टर के कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस को अपनी परफॉर्मेंस से कंपेयर करो। क्या क्या प्रोसेसेस वो लगाते हैं उनको कंपेयर करो। अगर फायदा है तो उनके प्रोसेस से सीखो और इंप्लीमेंट करो। जैसे किसी का रिकॉर्डिंग करने का तरीका अलग होता है, किसी का रिकॉर्डिंग करने का सॉफ्टवेयर अलग होता है, किसी का एडिटिंग करने का तरीका अलग होता है। तो ऑब्जर्व करो कि कैसे लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करो अगर फायदेमंद है। किसी का सिस्टम ऑटोमेटिक होता है, किसी का सिस्टम मैनुअल होता है, जैसे हमारा ऑटोमेटिक है। तो कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, समझ गए बात। तो कॉम्पिटिटर से कंपेयर करो हर चीज को, सारे प्रोसेस, सारे काम, सब कुछ कंपेयर करो और चेक करो कहां पर एक एंटिटी इंप्रूव कर सकती है। दूसरा है स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। यहां पर मतलब है स्ट्रेटेजी से, यहां पर मतलब है कोर कॉम्पिटेंसीज से। हमने पढ़ा था कोर कॉम्पिटेंसीज। अगर कोई यूनिक स्किल है तो अपने कॉम्पिटिटर की यूनिक स्किल से मैच करो और उसे और पॉलिश करो। थर्ड है ग्लोबल बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी कर सकते हो, ग्लोबल लेवल पर, विद रेस्पेक्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज। चौथी है प्रोसेस बेंचमार्किंग, यानी कि प्रोसेस कंपेयर करो। अगर कोई दूसरा एंटिटी पेन को बनाकर बेचता है तो चेक करो वो कौन कौन से प्रोसेस को लगाकर इस पेन को बनाता है। फिर चेक करो आप कौन कौन से प्रोसेस को लगाकर इस पेन को बनाते हो। दोनों को आपस में कंपेयर करो और जहां पर फायदा हो उस चीज को अपने आप इंप्लीमेंट कर दो। फंक्शनल बेंचमार्किंग, फंक्शंस का कंपैरिजन। इंटरनल बेंचमार्किंग, अंदरूनी कंपैरिजन, आपस में डिपार्टमेंट का कंपैरिजन। एक्सटर्नल मतलब आउट ऑफ डिपार्टमेंट, एक कंपनी का दूसरी कंपनी से कंपैरिजन। तो ये सारे कंपैरिजन करने के तरीके हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, इंट्रा ग्रुप बेंचमार्किंग। इंट्रा ग्रुप, जो लोग समझदार होते हैं वो ये काम करते हैं, जिनको अपनी स्किल पर भरोसा होता है। यानी 2 कंपनीज जिनको अपनी स्किल पे भरोसा है, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया, लीगल एग्रीमेंट, कि हम लोग आपस में अपना डेटा शेयर करेंगे, हम कैसे बनाते हैं शेयर करेंगे, कितना खर्चा आता है शेयर करेंगे, कहां से खरीदते हैं शेयर करेंगे, और आपस में सब लोग आपस में कंपैरिजन करके फायदा उठाएंगे। मुझे मालूम पड़ा कि बुक्स इससे नहीं इनसे बनवाओ, अच्छी बनाते हैं, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है, कॉस्ट में कमी है, तो यस इस काम को करो। तो इसे बोलते हैं इंट्रा ग्रुप बेंचमार्किंग। इंट्रा ग्रुप बेंचमार्किंग। दूसरा होता है इंटर इंडस्ट्री। एक डिफरेंट इंडस्ट्री से भी कंपेयर कर लो। जैसे एक स्कूल बुक का पब्लिशर अगर कॉलेज बुक के पब्लिशर से कंपेयर करेगा तो बढ़िया रहेगा उसके लिए, क्योंकि वहां पर बुक पब्लिश करने का तरीका अलग है, बुक लिखने का तरीका अलग है, स्कूल्स में तरीका अलग है। तो ये एक कंपैरिजन मिलेगा इंटर इंडस्ट्रीज के अंदर। तो बेंचमार्किंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, सारे तरीके हमने पढ़ लिए। और साथ ही आपको बता दूं कि ये चैप्टर भी यहां पर हो चुका है कंप्लीट। तो कैसी लगती हैं आपको ये वीडियोस, मजा आता है पढ़ने में? कैसी लगती हैं आपको ये वीडियोस? नीचे कमेंट करके बताओ। तो चैप्टर तो यहां पर हो गया आपका कंप्लीट। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप बताना मुझे आपको उससे फायदा होगा कि नहीं होगा। ये निकाला मैंने
चैप्टर 1, ये निकाला है मैंने चैप्टर 1। आपको लग रहा होगा सर चैप्टर 8 से सीधे चैप्टर 1 पे आ गए। चैप्टर 1 देख रहा आपको, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो ये आखिर है क्या सर? तो आपको बता दूं, इसका नाम रखा है मैंने डिक्शनरी, कॉस्टिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? किसी भी टर्म का मीनिंग कम से कम शब्दों में, किसी भी टर्म का मीनिंग कम से कम शब्दों में, एग्जाम्पल के साथ। तो ये चैप्टर 1 का एक डिक्शनरी है। चैप्टर 1 में जितनी भी थ्योरी है, कीवर्ड यहां पे लिखा है लेफ्ट में, कीवर्ड मतलब थ्योरी का टॉपिक, उसका मतलब क्या है और एग्जाम्पल क्या है समझने के लिए। तो बहुत ही कम लाइंस के अंदर, बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर सारी की सारी थ्योरी एग्जाम्पल के साथ डिक्शनरी के रूप में बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। यह है चैप्टर 1। देखो सब कुछ है, टीसीएम, एससीएम, इसका मीनिंग, एग्जाम्पल, फिर 4 स्टेजेस इन एससीएम, 3 टूल्स ऑफ एससीएम, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस टूल, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस टूल्स, वैल्यू चेन एनालिसिस, सब कुछ है इसके अंदर। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, सब कुछ। सबसे खास बात सिर्फ 3 पेज की, ओनली 3 पेज। ओनली 3 पेज, यानी कि चैप्टर 1 सारी की सारी थ्योरी, सारे के सारे मॉडल्स 100% सिर्फ 3 पेज में, सिर्फ 3 पेज में। इसे नाम दिया मैंने कॉस्टिंग डिक्शनरी। तो ये मैंने आपको एक दिखाया है डेमो के रूप में, आप इसको एक बार देखना। जैसे मैंने इसको एक बार देखना, आप ये स्क्रीन मैंने यहां पे दिखा के रोक रखी है, स्क्रीन को पॉज करके एक बार आप देखना, इसको पढ़ के देखना। मैं एक बार शुरू से दिखा लेता हूं ताकि आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार देख सको। तो देखो, जैसे ये रहा, स्क्रीन को यहां पर पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना और पढ़ के देखना। टीसीएम का मीनिंग समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं, एससीएम का मीनिंग समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं, 4 स्टेजेस इन एससीएम समझ में आ रहा है, मीनिंग, एग्जाम्पल, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेज, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस टूल, मीनिंग समझ में आता है, एग्जाम्पल समझ में आता है, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस टूल, मीनिंग विद एग्जाम्पल समझ में आता है। तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ के देखना। ठीक है, तो मैं इसलिए कर रहा हूं पेज ऊपर नीचे ताकि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ के देख सको। यहां पर देखो प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में बताया है बहुत ही कम शब्दों के अंदर। सेकेंडरी एक्टिविटी, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, मिस्टर माइकल पॉटर, कोर कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, सेगमेंटेशन फ्रेमवर्क, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप, इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस, वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस, वैल्यू शॉप मॉडल, ये सब। तो मैंने पूरी वीडियो में आपको दिखाया है, तो जगह जगह पर वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ के देखना। क्या इसको पढ़ के कुछ फायदा हो सकता है आपको? अभी ये चैप्टर 1 मैंने आपको डेमो के रूप में दिखाया है, कुछ चैप्टर अभी और रहते हैं। धीरे धीरे मैं पूरी 12 के 12 चैप्टर को इस फॉर्म में बनाना चाहता हूं, अगर आपको बेनिफिट हो तो, अगर आपको लगता है इसका फायदा होगा तो। और मैं ऐसा मानता हूं कि मैक्सिमम 40 पेज के अंदर, 40 पेज के अंदर आपके 12 के 12 चैप्टर की सभी थ्योरी, सभी मॉडल्स इसमें आ जाएंगे। सभी थ्योरी, सभी मॉडल इसमें आ जाएंगे विद मीनिंग, विद एग्जाम्पल। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 40 पेज सफिशिएंट होंगे मॉडल्स को रिवाइज करने के लिए। यानी जब भी आपको किसी मॉडल को रिवाइज करना हो तो चैप्टर खोल लो उसको और रिवाइज कर लो। एक चैप्टर मैक्सिमम 3 से 4 पेज में आ जाएगा, 3 से 4 पेज में मैक्सिमम आ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करिए,
वीडियोस को अपने दोस्त के संग शेयर करिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिन्हें मॉडल्स में डाउट है, जो थ्योरी को लेकर परेशान है, केस स्टडी से बहुत डर लगता है, उनको शेयर करिए ताकि उनको थोड़ी सी मदद मिले। और मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर, जहां पर करेंगे हम एक नया चैप्टर नंबर 9। थैंक यू।